और बच्चों स्वागत है आपका एसएसटी वाला चैनल में। और जैसे कि आपको आज पता है कि आज हम हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड अर्थात अध्याय 2 राजा, किसान और शहर यानी कि प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था जो वाला चैप्टर है इतिहास विषय का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये पार्ट बाय पार्ट हम यूट्यूब पे डालते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को बार बार देखिएगा। और बस आप इन जो जो मैं यहाँ पे नोट्स कराऊंगा आप उनको कॉपी में भी उतार सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम किसी भी चैप्टर को जब अगर चालू करते हैं पढ़ना तो हमें उसका एक परिचय पता होना चाहिए, एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि आखिरकार हम उस सब्जेक्ट में, आखिरकार हम उस विषय में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि इस अध्याय में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक राज्यों, अर्थव्यवस्थाओं और शहरी केंद्रों के उदय पर चर्चा की गई है। नाम से ही पता चल रहा है, राजा, किसान और शहर। यानी कि यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? जब प्रारंभिक राज्य हुए जिनका उदय हुआ, वहाँ पे राजा तो होंगे ही, तो प्रारंभिक राज्य जो उदय हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। और वहाँ पे जाहिर सी बात है, राजा है तो वहाँ पे व्यापार भी होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे एक इकोनॉमी भी बनेगी, तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उस शहरी केंद्रों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि भैया ये कब से कब तक के समय की बात हो रही है। तो ये बात हो रही है लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल की। ठीक है। और स्रोतों में शिलालेख, ग्रंथ, सिक्के और पुरातत्व ये सब शामिल है। देखिए, मेन बात अगर हम बात करें किसी भी विषय के बारे में, अगर हम बात करें तो इतिहास में हमें सबसे पहले स्रोत को ढूंढना पड़ता है, सोर्स को ढूंढना पड़ता है। तो हमारे लिए सोर्स क्या है कि हम पहले के समय के राजा या अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं और 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की बात कर रहे हैं मुख्यतः। तो हमारे पास स्रोत में क्या है? हमारे पास शिलालेख है, अर्थात पत्थर पे कुछ लिखे हुए चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है। कुछ ग्रंथ है, कुछ सिक्के हैं और कुछ पुरातत्व यानी पुरानी कुछ चीजें हैं। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक राज्य और 16 महाजनपद लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 400 ईसा पूर्व के भी। देखिएगा, सबसे पहली बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक राज्य। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक जो राज्य का उदय वो हुआ महाजनपद के रूप में। ठीक है। सबसे पहले किसके रूप में हुआ? महाजनपद के रूप में। देखिए, ये सारे के सारे जितने भी मैं क्षेत्र दिखा रहा हूँ ये सब के सब महाजनपद। अब आप बोलेंगे भैया ये महाजनपद क्या है? ठीक है। आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि भैया ये महाजनपद क्या है? ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें महाजनपद की, तो उससे पहले हमें एक शब्द समझना पड़ता है, वो है जनपद। क्या है? जनपद। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है। अब इस शब्द को तोड़ दीजिए। देखिए, जहाँ जन यानी कि लोग और पद यानी कि पैर, जहाँ लोगों के पैर पड़ जाते हैं उसे बोलते हैं जनपद। यानी कि वह छोटी से छोटी जगह जहाँ पे पहले लोग रहते थे उसे जनपद कहते थे। अब यही जनपद जब क्या हो जाएंगे? बड़े बड़े हो जाएंगे, यानी एक बड़े बड़े शहर के रूप में हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, तो यही क्या कहलाएंगे? यही कहलाएंगे महाजनपद, यानी बड़े बड़े राज्य कहलाएंगे। ठीक है। यानी आप मेरे को मैं सिंपल बात बताऊं, यानी मान लीजिए एक छोटा सा राज्य है जिसे हम बोलते हैं जनपद। ठीक है। अब वही जब राज्य बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा, बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, तो उसी राज्य को हम क्या बोलेंगे? महाजनपद। इसीलिए तो हमने यहाँ पे बात कितने महाजनपद करी करी है? इस चैप्टर में हमने 16 महाजनपदों की बात करी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये कुछ प्रमुख महाजनपद है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से कई महाजनपद यानी कि महान राज्य, मैंने आपसे बोला ना, कुछ राज्य हैं जो सिंपल है, ठीक है, जहाँ लोग रहते हैं, परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जो महान हो गए हैं, जिन्हें हमने महाजनपद कहा। ठीक है। तो कुछ महाजनपद है जो कि 16 महाजनपद है। ठीक है। हमें कुछ स्रोतों से पता चलता है, यानी बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इन ग्रंथों से हमें पता चलता है 16 महाजनपद। और इन महाजनपदों की संख्या में कमी भी हो सकती है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे वेरिएशन भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अगर हम बात करें तो कुछ महाजनपद जो फेमस है वो है मगध, कौशल, वत्स, अवंती। अब ये महाजनपद किस प्रकार से है? ये महाजनपद राजशाही राज्य अर्थात यहाँ पे राजाओं का शासन था। तो दोबारा बोल रहा हूँ, मगध, कौशल, वत्स, अवंती। ठीक है। मगध, कौशल, वत्स, अवंती। ट्रिक क्या है? मगध, कौशल, वत्स, अवंती, यानी कि MKVA। यहाँ पे क्या है? राजशाही राज्य है, यानी कि यहाँ पे राजाओं का शासन है। अगली अगर हम बात करें तो वो है अगली अगर हम बात करें तो वो है गणतांत्रिक राज्य अर्थात वज्जीमल शाक्य। ठीक है। वज्जीमल शाक्य, ये सब क्या है? गणतांत्रिक राज्य, जहाँ पे गणतंत्र हो, यानी कि ग्रुप का शासन हो, समूह का शासन हो। ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मगध महाजनपद। ठीक है। मगध महाजनपद आप देखेंगे तो ये रहा, देखिए मगध महाजनपद, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र है, इसको याद रखना आप लोग। और ये चेदी महाजनपद है। ठीक है।
ये कौशल महाजनपद है, श्रावस्ती इसकी राजधानी है, ठीक है। इन सब की राजधानी को आपको याद रखना है, ठीक है। और मैं आगे भी 16 महाजनपद की एक ट्रिक के साथ आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के डालूँगा, आप लोग प्लीज़ उसे देखिए, उससे आपको फटाफट आपको ट्रिक के साथ याद हो जाएगा और बाकी तो आपको कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद याद रखने ही होंगे और साथ ही उनकी कुछ राजधानियाँ भी आपको याद रखनी ही होगी। अभी क्वेश्चन जो 5 नंबर का अगर मैं बताऊँ, अभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ जो 5 नंबर का हमेशा आता है सीबीएसई में, और आप मुझसे ये लिख के ले सकते हैं कि ये क्वेश्चन बार-बार आया जाता है, मतलब हर साल सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि 16 महाजनपद में से मगध महाजनपद ही क्यों शक्तिशाली हो? देखिए, पहले सबसे पहले क्या था? सबसे पहले जनपद, फिर महाजनपद, और महाजनपद भी 16 महाजनपद, और 16 महाजनपद में 16 महाजनपद में भी सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ मगध। वाय मगध? वाय मगध सो पावरफुल, यानी मगध क्यों ही इतना शक्तिशाली रहा? तो उसके कुछ कारण बताइए, उसके रीज़न क्या-क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये 5 नंबर का आता है, सबसे पहले आपको कारण बताना होगा। पहला, मगध की भूमि उपजाऊ भूमि थी। मगध यानी आज का बिहार, ठीक है? और उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, ठीक है? तो मगध की भूमि उपजाऊ भूमि थी बहुत ज़्यादा, पहला कारण। दूसरा, मगध में लोहे की उपलब्धता थी, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन थी। और जहाँ पे लोहा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे हथियारों और औज़ारों के निर्माण के लिए काफ़ी सारी सुविधाएँ होंगी, यानी कि सेना को क्या मिलेगा? सेना को लोहे की उपलब्धता की वजह से हथियार मिलेंगे और कई सारे जो उपकरण हैं वो आराम से बनाए जा सकते हैं। अगला है मगध गंगा नदी, अर्थात गंगा नदी के किनारे स्थित था, आपको मैंने बताया, और वहाँ से परिवहन, जहाँ नदी है कि वहाँ से परिवहन आसान होगा, आना-जाना। अगला और परिवहन आसान है, यानी कि व्यापार भी, यानी ट्रेड भी बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो ये कुछ कारण है। पहला क्या है? उपजाऊ भूमि। अगला है लोहे की उपलब्धता, ठीक है, जिससे हथियारों और औजारों के निर्माण में आसानी हुई। सेना मजबूत थी मगध की, गंगा नदी थी और जिससे परिवहन और व्यापार के लिए आसानी होती थी। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है वो है मगध में कई सारे शासक हुए, यानी राजा हुए, मैंने आपको ऊपर ही बताया वहाँ पे राजशाही थी, ठीक है। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे कुछ शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कई सारी नीतियाँ अपनाई जिसकी वजह से मगध काफ़ी फला-फूला और काफ़ी ज़्यादा उसने वृद्धि करी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया है। अगला अगर हम बात करें तो वो है मौर्य साम्राज्य का उदय। देखिए, जो मगध जो रहा है 16 महाजनपदों में वो सबसे शक्तिशाली रहा है और वहीं से वंशों की शुरुआत हुई, ठीक है? तो मगध महाजनपद में सबसे पहला वंश कौन-सा आया? सबसे पहला वंश आया वहाँ पे हर्यक वंश, और हर्यक वंश में सबसे पहले शासक हुए बिंबिसार। उसके बाद आए अजातशत्रु, ठीक है? हर्यक वंश के बाद जो आपको वंश याद रखना है वो है नंद वंश, जिसके शासक कौन है? महापद्मनंद। और महापद्मनंद के बाद जो शासक है वो है घनानंद, और घनानंद को ही किसने मारा? घनानंद को मारा है आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और ये आप देख सकते हैं डेट लिखी है 321 ईसा पूर्व में, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या करा? चाणक्य की सहायता से, कौटिल्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उम्मीद है यहाँ तक आपको एक-एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगली अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की मदद से जो कि उनके मंत्री थे। और अशोक का शासनकाल की बात करें, ठीक है, तो अशोक का शासनकाल लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। और अशोक अगर बात करें तो लगभग कलिंग का युद्ध, ये युद्ध जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। कलिंग जो कि आज के उड़ीसा में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। कलिंग उड़ीसा तक का साम्राज्य का विस्तार किया। अगली बात करें तो अशोक के समय में ही धम्म को अपनाया गया, यानी बौद्ध सिद्धांत को अपनाया गया, और संदेश फैलाने के लिए अशोक ने क्या करा? आदेश और स्तंभ जारी किए, और श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध मिशनरी भेजी, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ तक जो भी टॉपिक था मौर्य साम्राज्य तक, जो मेन टॉपिक था, जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है। आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिए और दोबारा से रिवाइज कीजिए, और पार्ट 2 में हम इससे आगे का भाग जारी रखेंगे। बस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।